नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं, एक नई यात्रा की तरफ जा रहे हैं। मतलब आज हम एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं जिसकी आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, और उस यात्रा का नाम है संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो इस संस्कृत व्याकरण को हम पढ़ने वाले हैं। संस्कृत व्याकरण को पढ़ने से पहले किसी भी व्याकरण को, मतलब जो भी आप ग्रामर पढ़ने वाले हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो भाषा को पढ़ने से पहले उसके अल्फ़ाबेट्स यानी कि वर्णों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारी संस्कृत व्याकरण में जितने भी टॉपिक हम आगे करेंगे, जितने भी चीज़ें हम करने वाले हैं, बारी बारी से एक एक जो भी आपके सिलेबस में है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एनसीईआरटी का, कोई भी कहीं भी हो, संस्कृत ग्रामर तो सभी जगह सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि उनके वहाँ अलग चलता है, टॉपिक्स कम जरूर हो जाते हैं या कहीं कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स सेम रहते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका सेम होता है, उनमें एग्जाम्पल भी सेम होते हैं। आप उसको किस तरह से पढ़ते हैं यह आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम हमारी संस्कृत व्याकरण के अंदर एक जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमें भाषा पढ़ने से पहले उसके अल्फ़ाबेट्स जानना बहुत ज़रूरी है, वर्ण जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से वर्ण हैं, कितने होते हैं, हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, क्योंकि ये जो संस्कृत वर्णमाला के अंदर जितने भी ये जो वर्ण है वो कई हिंदी के भी है, यानी कि संस्कृत से ही हिंदी बनी है। तो कई बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं। अब यहाँ संस्कृत, हम आपको संस्कृत लैंग्वेज में नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत मीडियम नहीं बनेगा, हमारा माध्यम नहीं बनेगा, हमारा जो माध्यम रहेगा वो हिंदी ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा जरूर पढ़ रहे हैं हम, संस्कृत व्याकरण जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका माध्यम क्या होगा? हिंदी माध्यम होगा, तभी आप समझ पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि मैं आपको पढ़ा कर चली जाऊंगी, हाँ ये होता है, ये होता है, मैंने आपको सूत्र पढ़ा दिए या वर्णमाला पढ़ा दी या बोल दिया हाँ ये ऐसे होता है, वर्णमाला समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब संस्कृत व्याकरण पूरी सूत्रों में बनी हुई है, तो अगर मैंने सूत्र पढ़ा के चली गई, आपको समझ में ही नहीं आएगा जब तक मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो इसके लिए क्या होगा, हमें हिंदी संस्कृत मिक्स वाली, जो हिंदी नहीं कहेंगे, ये वर्णमाला संस्कृत की है, तो इसे हम पहले पढ़ेंगे। उसके साथ हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ते हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है संस्कृत व्याकरण की, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम बेस क्लियर कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो भाषा है उसको सीखने का जो आधार होता है वो क्या होता है? वर्ण होता है। अगर हमने वर्णों को अच्छे से नहीं पढ़ा है, हमें वर्णों का अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो फिर हम आगे जो मात्राएं लगाने का कार्य है, या फिर कोई अक्षर लिखने का काम है, या हम बोल सकते हैं कि संयुक्त अक्षर कैसे लिखते हैं, स्वर में व्यंजन को कैसे मिलाना है, उसका उच्चारण क्या है, हम कई बार है ना, कई बच्चे ऐसे होते, वर्ण की बात बताती हूँ कि कई बार कई बच्चे व को ब बोल देते हैं, ठीक है, और च को छ बोलते हैं, छ को च ही बोलते हैं। और एक जो तीन वर्ण है, व्यंजन है, जिसे कहता है श श स, अब इन तीनों का उच्चारण अलग अलग होता है, लेकिन उन्हें, कई बच्चों को पता ही नहीं कि श को स कैसे बोलते हैं, स को श कैसे बोलते हैं, कौन सा वाला श होता है, कौन सा वाला स होता है, उन्हें पता ही नहीं है। कई बच्चे भ और म में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास संस्कृत व्याकरण, जिसका पहला टॉपिक है वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, आज हमारे पास जो टॉपिक है पढ़ने के लिए वो कौन कौन से है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्ण विचार की परिभाषा। तो वर्ण विचार की परिभाषा क्या है, मतलब वर्ण किसे बोलते हैं, क्या है, किस तरह का वर्ण होता है, कहाँ से उच्चारित किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा वर्ण के प्रकार की परिभाषा पढ़ ली, उसके बाद देखेंगे वर्ण होते कितने प्रकार के, है ना। वर्ण भी तो कितने प्रकार के होते, कोई छोटे होते, बड़े होते, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। तीसरा टॉपिक आता है स्वर का अर्थ, कि अगर हमने वर्ण पढ़े हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, एक विसर्ग भी होता है जिसको हम आयोग वहाँ में रख लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल दो वर्णों को पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो आता है उसका अर्थ क्या है, उसके बाद स्वर के भेद कितने हैं, स्वर कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, ये हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे जो दूसरा भेद है व्यंजन का अर्थ, कि व्यंजन क्या है, कौन कौन से वर्णों को व्यंजन कहते हैं और इनको कैसे उच्चारित किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम व्यंजन के अर्थ में, और इसकी परिभाषा भी इसमें शामिल होगी। फिर पढ़ेंगे हम व्यंजन के भेद, के व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे आयोगवाह। आयोगवाह वर्ण बोलते किनको है,
ठीक है। अयोग व वर्ण होते क्या है, पहले तो ये पहचान करेंगे, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं, और अंत में लास्ट में हम पढ़ेंगे ये सारे जो वर्ण हैं, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, या और भी कोई वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, उच्चारण स्थान कौन सा है, कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, हमारे मुंह के कौन से पार्ट से उच्चारित किए जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है संस्कृत व्याकरण में, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क का उच्चारण स्थान कौन सा है, प का कौन सा है, ल का कौन सा है। तो आप कैसे बताएंगे, जब आपने पढ़ा है, जब आपने समझा है तभी बताएंगे, उसके बाद उससे पहले तो आप बता नहीं पाएंगे। तो ये जो उच्चारण स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पढ़ने के पहले इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हमारे पास मुख्य रूप से 2 टॉपिक है, क्योंकि पहला है वर्ण विचार और दूसरा है वर्णों का उच्चारण। और वर्ण विचार में ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वर्ण विचार की परिभाषा। अब वर्ण होते क्या है, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने अ बोला, क बोला, च बोला, है ना, या फिर प बोला, प, च, त से तरबूज होता है ना, बच्चे बोलते हैं ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, है ना, अनमना खाली। ये अनमना खाली क्या होता है, हम भी बोलते थे अनमना खाली, पर सभी अनमना खाली नहीं होता है बच्चों, इसका एक उच्चारण स्थान होता है और उसको बोलने का तरीका होता है कि आप इसे क्या बोल रहे हो। ये जो अनमना खाली आपके 3 तरह के आते हैं ना, इनका अलग अलग एक उच्चारण है, अलग अलग बोलने का तरीका है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे वो भी हम देख लेंगे। कई बच्चे कहते हैं स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है ऐसे कि आपको इससे क्या बोलना है, क्योंकि इस बच्चे तो बस एक ही चीज़ बोलते हैं, अनमना खाली। हमारा भी फिर एंड तक क्या चलता है, अनमना खाली चलता है। और कई बच्चे ऐसे हैं कि जो बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो ये जो स्वर व्यंजन ये सब गायब हो जाते हैं उनके माइंड से। अब वो सोचते हैं इनका काम ही नहीं है। काम तो है ना, आप ये जो लेसन पढ़ रहे हो, जो भी पाठ पढ़ रहे हो, चाहे संस्कृत में पढ़ रहे हो, हिंदी में पढ़ रहे हो, ये किससे बने, वर्णमाला से बने। अगर आपको ये वर्णमाला नहीं आती है, सीक्वेंस में आनी चाहिए। इतना पता है कि म वर्ण होता है, ज्ञ होता है, ज होता है, ट होता है, त होता है, ख होता है, ई की मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है, ये सब पता है। लेकिन ये लिखते कैसे है और इनका सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, इस क्रम को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी भाषा के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। तो हमारी भाषा के आधार स्तंभ को हमें भी अपने मन में जमा के रखना चाहिए, भूलना नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा वर्ण विचार की परिभाषा। अब वर्ण विचार यानी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार का मतलब होता है वर्ण। क्या होता है वर्ण, कि वह सबसे छोटी ध्वनि, ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज, कि वह सबसे छोटी ध्वनि। अब मैं आपसे जो भी बातें कर रही हूं तो एक साथ पूरा शब्द एक साथ निकल गया मेरे मुंह से, क्या पूरा का पूरा शब्द या पूरा का पूरा वाक्य एक साथ निकला, नहीं निकला। एक एक ध्वनि निकल निकल के और फिर आपके कानों तक जाती है, फिर आप उस शब्द को सुनते हो, है ना, एक एक ध्वनि को सुनते हो। जैसे मैंने बोला एक, 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 ध्वनि, ध्वनि, एक एक ध्वनि पढ़ा, तब जाके आपको समझ में आया। और हम भी क्या करेंगे, एक एक वर्ण को पढ़ेंगे, अलग अलग सेपरेट पढ़ेंगे, तभी हम पूरा एक शब्द बनाएंगे और एक एक शब्द से वाक्य बन जाए और वाक्य से पूरा पैराग्राफ बन जाता है। तो इस तरह से क्या है कि वह सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी, इससे छोटी कोई होती नहीं है, इससे कोई छोटी होती नहीं है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, क। अब क इससे छोटा कोई है क्या, क से छोटा है क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर हलंत लगाया है। हलंत लगाया है इसका मतलब ये क्या है, आधा क है। अब आधे क से छोटा आप क्या टुकड़ा कर सकते हो, कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे ही ये तो हमने व्यंजन लिखे हैं, मान लो मैं स्वर लिखती हूँ अ। अब अ से छोटा कोई है, हो सकता है क्या, अ, बस अ से या क से छोटा कोई हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी मात्रा लगाती हूँ, यहाँ पर मैं इसका मात्रा लगाती हूँ, अब ये क के अंदर, इसके अंदर हमने इसको जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया, पूरा क। तो क के बाद फिर भी एक उच्चारण आ रहा है, हमने क बोला फिर अ बोला है, तो 2 वर्ण फिर भी आ गए हैं। तो 2 वर्णों को बोलने में भी हमने पहले आधा क बोला, फिर पूरा क, फिर पूरा अ बोला, स्वर बोला। तो स्वर और व्यंजन दोनों बोले हैं, जब जाके एक क का निर्माण हुआ, एक अक्षर का निर्माण हुआ है। तो ऐसे ही क्या कहा गया है कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े, क्या कह रहा है, जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े। अब इसके टुकड़े कर सकते हो क्या आप, इसके कर सकते हो, इसके टुकड़े कर सकते हो, बिल्कुल इसके तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये ख आ गया और ये अ आ गया। अब इसके कर सकते हो क्या, अब मान लीजिए ये आधा ख लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ होता है, या आधा ग लिखा हुआ है, इसके टुकड़े और कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे कर सकते, क्योंकि सबसे छोटी ध्वनि ही यही है, आधार स्तंभ ही यही है। तो वह सबसे छोटी ध्वनि
जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलेंगे, इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। आप ध्वनि भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? वर्ण। हम बोलेंगे, मैंने कहा आम, आम बोला। अब आम में मैं कहूंगी, मैंने यहाँ पर आम लिखा। अब आम के अंदर हमें इसको पूरे को विभाजित करना है, वर्ण विभाजन करना है। क्या लिखेंगे? वर्ण विभाजन। विभाजन का मतलब होता है टुकड़े करना। अब मैंने टुकड़े कर दिए आम के, क्या करा? आ लिख दिया क्योंकि ये तो स्वर है अपने आप में, प्लस म और प्लस अ। ये इतने 3 टुकड़े हो चुके हैं, आ म अ। ठीक है, आ म अ। तो म तो वैसे भी उच्चारित किया ही नहीं जा सकता क्योंकि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारण नहीं हो सकते हैं। तो मैंने आम के टुकड़े कर दिए हैं, तो क्या इनसे और इनके अलावा भी और टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये लास्ट है, बस लास्ट फॉर्म यही है इनका। आप इसी तरह इनको रख सकते हैं, इससे ज़्यादा और छोटे रूप में इनको नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है? आ क्या है? एक तरह का आ क्या है? हमने तो आ को एक सिंबल दिया है, एक प्रतीक है कि आ ऐसा ही होता है। कभी कभी आपके मन में कोई विचार आता है ऐसा कि आ को आ ही ऐसे ही क्यों लिखते हैं, कोई और वर्ण क्यों नहीं लिखते हैं? जैसे चाइनीज भाषा में पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ होता है। तो ये क्या है? ये उनका स्वर है, उन्होंने एक संकेत बना दिया है। हमारे मुख से जो उच्चारित हो रहे हैं उनके संकेत है। ये क्या है? ये केवल और केवल संकेत मात्र है। हम जो उच्चारण कर रहे हैं वो क्या है? ध्वनि। तो ध्वनि क्या है? सबसे छोटी ध्वनि। और सबसे छोटी ध्वनि को, सबसे छोटी आवाज को ही वर्ण कहा गया है। क्या कहा गया है? सबसे छोटी आवाज को ही वर्ण कहा गया है। तो यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं? कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो इकाई या फिर ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ध्वनि को। तो कोई भी आपके मुंह से कोई भी आवाज निकली है, उस आवाज में से जो सबसे छोटी आवाज है, सबसे छोटा समय लिया गया है, वो क्या हो जाता है? वर्ण हो जाता है। आगे चलते बच्चों, अब आ जाता है वर्ण के प्रकार। भाई अब वर्ण तो हमने पढ़ लिए, अब पढ़ते वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं। सबसे छोटी ध्वनि पढ़ा है कि आवाज निकलती है हमारे मुख से, उसमें सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी आवाज होती है, सबसे छोटा एक साउंड आता है, एक हल्का सा साउंड आता है, उस साउंड को क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में 3 प्रकार के माने गए हैं, विसर्ग भी माना गया है, हम 3 लिख लेते हैं। लेकिन इस विसर्ग को यहाँ पर आयोगवाह में भी जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? आयोगवाह में। तो विसर्ग संस्कृत भाषा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत भाषा में इस विसर्ग को भी रखा गया है। तो यहाँ हम 2 की जगह 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण 2 या 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है विसर्ग। आप इस विसर्ग को आयोगवाह में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्वर और व्यंजन भी बोल सकते हैं। संस्कृत भाषा में भी आप 2 स्वर, 2 जो वर्ण के भेद है वो बोल सकते हैं। तो क्या है? स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। और दूसरा ये जो तीसरा नंबर का दिया गया है विसर्ग, वह किस लिए दिया गया है? आयोगवाह में इसका प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ेंगे आयोगवाह क्या है। अब देखते हैं स्वर का अर्थ क्या है। पहला भेद क्या था? स्वर, दूसरा क्या है? विसर्ग। तो स्वर होते क्या है ना? वर्ण पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं, क्या कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो उसे स्वर कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र होती है, जो ध्वनियां स्वतंत्र होती है। एक बात और लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं कि जो ध्वनियां स्वतंत्र होती है, मतलब उनको उच्चारण करने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। साधारण भाषा में बता रहे हैं कि जो ध्वनियां स्वतंत्र होती है, आजाद होती है, वो किसी की मोहताज नहीं है कि कोई और वर्ण आके हमारे साथ मिलेगा और उसके बाद हम उच्चारित करेंगे, हमारा उच्चारण होगा। तो इसलिए वर्ण को क्या कहा गया? स्वर को क्या कहा गया? स्वर को कहा गया स्वतंत्र। ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। इसलिए ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी
अन्य किसी यानी किसी और वर्ण की, अन्य किसी ध्वनि की सहायता, ध्वनि या वर्ण की सहायता न हो उसे स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। तो आपको याद रखना है कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो उसे स्वर कहते हैं। और स्वर की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो 13 स्वरों को हमें पढ़ना है, कौन कौन से स्वर होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, स्वर के 3 भेद। अब देखिए स्वर पढ़ लिया, पहला है हमारा वर्ण के कितने हो गए? 2 भेद हो गए हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर को पढ़ा हमने कि स्वर किसे बोलते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं, अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और उन्हें आजाद मतलब मुक्त अवस्था में बोला जा सकता है। ठीक है। अब स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है रस्व। रस्व का मतलब होता है छोटे, छोटा लिखिए। ठीक है। दूसरा होता है यहाँ दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। और तीसरा होता है प्लुत। प्लुत क्या होता है? छोटे से तो बड़ा होता है लेकिन बड़े से छोटा होता है, इन दोनों के बीच का होता है ये। ठीक है। जो प्लुत स्वर है वो थोड़ा सा, क्योंकि अब छोटा बड़ा ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर अ लिखा है और मैं यहाँ पर ये बड़ा वाला अ बना देती हूँ तो ये बड़ा स्वर हो गया, ये छोटा स्वर, ऐसा नहीं होता है। कुछ ये जो स्वर और व्यंजन होते हैं ये उच्चारण के माध्यम से होते हैं। मेन जो इनका तात्पर्य है, मेन जो इनका अर्थ है वो है केवल और केवल ध्वनि निकालना। ये जो बताए है, ये इनका जो आकार है वो तो केवल और केवल संकेत मात्र है। संकेत देने के लिए हमने ऐसे वर्णों का निर्माण किया है। भाषा में जो भाषा विज्ञ थे उन्होंने ऐसे वर्णों का निर्माण कर डाला है, लेकिन जो बोल रहे हैं हम, जो उच्चारित कर रहे हैं वो केवल ध्वनियां हैं और ध्वनियां ही मेन है। मूल रूप उसका क्या होता है? ध्वनि। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? रस्व स्वर है। अब रस्व स्वर देखिए, आपने स्वर पूरे पढ़े होंगे, अ से लेकर और अह तक, और अ से लेकर अह तक के अंतर्गत जितने भी स्वर आते हैं उसमें छोटे स्वर भी होते हैं, बड़े स्वर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वर, दीर्घ को बड़ा हो जाता है, इसके अंदर से जो छोटे हैं वो रस्व में चले जाएंगे और इसमें से जो बड़े हैं वो दीर्घ में चले जाएंगे। उसके बाद जो एक प्लुत स्वर एक ही होता है बच्चों, प्लुत स्वर को ऐसा गिना जाता है, ऐसा, इसे अवग्रह चिन्ह भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवग्रह चिन्ह। और अवग्रह चिन्ह ये संस्कृत में ही यूज होता है, हिंदी में नहीं होता है। ठीक है। हिंदी में जब आप एक वर्ण को उच्चारित करते करते, जैसे रा बोल दिया, राम, तो राम में जब बोलते बोलते आप आओगे यहाँ पर तो आप ऐसे ऐसे आओगे। कभी आपने देखा होगा ऐसे स्वर बनता है, ऐसे कोई शब्द बनते हैं। किसी को पुकारा जाता है तो पुकारने के समय आप एक ही वर्ण को, एक स्वर को ज्यादा खींच लेते हो तो वहां पर कौन सा लग जाता है? प्लुत स्वर का योग हो जाता है। प्लुत स्वर उस वर्ण के साथ में जुड़ जाता है जब प्लुत स्वर होता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि रस्व स्वर है पहला, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब देखिए अब क्या पढ़ने वाले हम? रस्व स्वर की परिभाषा। हमने पढ़ा स्वर के 3 भेद होते हैं, रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब हम पढ़ेंगे रस्व स्वर की परिभाषा क्या है, यानी कि रस्व स्वर कहते किसे कहते हैं। ठीक है। क्योंकि वो छोटे होते हैं और छोटे होते हैं तो उनकी एक परिभाषा होगी। तो परिभाषा क्या होगी देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, कितना समय लगता है? कम समय लगता है, उसे रस्व स्वर कहते हैं या फिर छोटे स्वर कहते हैं। और रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर। अब देखिए मूल स्वर बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको पूरे यहाँ पर स्वर लिख देती हूँ। स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ और आ। अब देखिए ये अ से आ बना है तो मूल स्वर कौन सा है? अ। और उसके बाद हमने आ बनाया है तो ये इसका कॉपी हो गया, एक तरह की नकल हो गई है। फिर हमने बनाया यहाँ पर छोटी ई और यहाँ पर बड़ी ई, तो ये भी मूल स्वर है। एक तो मूल स्वर ये हो गया, ये इसका सहजातीय स्वर हो गया। ये एक मूल स्वर हो गया, ये इसका सहजातीय स्वर हो गया। एक हो गया यहाँ पर ऊ और बड़ा ऊ, इसी तरह से ये भी मूल स्वर है और इसका सहजातीय मूल स्वर आ गया। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर री और यहाँ आता है बड़ा री। अब देखिए बच्चों ये हिंदी में नहीं आता है, हिंदी में केवल और केवल ये वाली री आती है, ये बड़ी री नहीं आती है, क्योंकि ये आती है वैदिक संस्कृत जब हम पढ़ते हैं उसमें इस बड़ी री का प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में छोटी री का ही प्रयोग होता है। तो कितने स्वर होते हैं मूल स्वर? अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर ही मूल स्वर होते हैं। एक और होता है जिसे लिरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरी। इसका मूल स्वर नहीं है, बस ये 5 स्वर इनको मूल स्वर माना गया। उसके बाद अब आप कहोगे कि मैम ये ए कहाँ चला गया और ये ए कहाँ चला गया, ये ओ कहाँ चला गया और ये औ कहाँ चला गया। अब उच्चारण देखिए क्या है कि ए जो बनता है वो किससे बनता है?
अ और ई से ए बन गया है, अ और ऊ से ओ बन गया है। हम संधि बनाते हैं तो संधि बनाते हैं जब क्या होता है, अ और ई दोनों मिल जाते हैं तो ए बन जाता है, और आ और ई भी मिल जाते हैं तो भी ए बन जाता है, ये वृद्धि हो जाती है। तो ये जो स्वर है ये संयुक्त स्वर माने गए हैं। क्या माने गए हैं? संयुक्त स्वर माने गए हैं। उसके बाद आता है ये अंग, हम इसे भी पढ़ते हैं और हम इसे भी पढ़ते हैं हमारी वर्णमाला के अंदर। तो ये तो आ गया विसर्ग और ये आ गया हमारा अनुस्वार। तो ये अनुस्वार और विसर्ग में चले जाते हैं, ये आयोग वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं, ये इसमें नहीं आते। तो स्वर हमारे केवल और केवल यहाँ तक होते हैं। उसमें भी जो मूल स्वर होते हैं वो ये वाले होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और 5, ये मूल स्वर है। और इसके बाद यानी कि मूल स्वर का मतलब होता है मेन, यानी कि वर्णमाला की जो जड़ कहेंगे वो यही है। तो ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर आ जाते हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि छोटे। अब छोटे कैसे है देखिए, क्योंकि आ क्या है, बड़ा। हम कहते हैं छोटी ध्वनि कहाँ निकलती है, अ में, अ छोटी ध्वनि निकली। इसी का सजाति वर्ण ये है, इसी की जाति का है ये आ, तो क्या बना हमने आ, ज्यादा समय लगा। ऐसे ही ई, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा क्या बोलते हैं, ई। और ऐसे ही बड़ी ई की मात्रा बोलेंगे ई, बड़ा खींचा थोड़ा सा। ऐसा ही ऊ और बड़ा ऊ। ऐसे ही री और री, और ये री भी छोटा आता है, ठीक है। ए आई ओ औ, तो हो गया, ये आया समझ में सभी को। क्या समझ में आया कि अ छोटा है और अ मूल स्वर है, इसी का दूसरा जो रूप बन के आया वो आ आया है। ई छोटा है, ई बड़ा है, ऊ छोटा है, ऊ बड़ा है, री छोटा है, री बड़ा है, लिरी छोटा है, और बाकी ये सारे बड़े हैं। ए आई ओ औ ये सब दीर्घ में जाएंगे। तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ह्रस्व स्वर पढ़ रहे हैं। तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो ये रही हमारी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर मूल स्वर कौन कौन से हो गए, अ ई उ री, और एक और आ जाएगा री। ये हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं। अगर हिंदी में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास केवल और केवल ये 4 ही है। 4 वर्णों को ही मूल स्वर कहा जाता है हिंदी में। लेकिन हिंदी की वर्णमाला कहाँ से निकली है, संस्कृत से निकली है, इसलिए संस्कृत मूल भाषा है। मेन जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत, इसलिए हम संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत व्याकरण में इस लिरी का भी बहुत बड़ा योगदान आता है। तो क्या हो गए हमारे ह्रस्व स्वर, कितने हो गए, 5 हो गए हैं। अ ई उ री लिरी, ये 5 हमारे छोटे स्वर है। अब चलते बच्चों हमारे यहाँ पर दीर्घ स्वर की तरफ चलते, जो दूसरा भेद है स्वर संधि, स्वर वर्ण है जो हमारा, वर्ण के जो भेद है स्वर व्यंजन, उन व्यंजन में स्वर के दूसरा भेद आ गया है। पहला भेद क्या था हमारा, ह्रस्व, और रस को हमने पढ़ लिया है। अब आता है दूसरा भेद। तो दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर की परिभाषा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा कि जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व स्वर तो बोलते हैं तो क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। अपेक्षाकृत जो और भी वर्ण आपने बोले हैं उनमें से बहुत कम समय जो जिनमें लगता है वो कौन से होते हैं, छोटे स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों में ह्रस्व स्वरों से बोलने में अधिक समय लगता है, कितना समय लगता है, अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को और क्या कहते हैं, बड़ा। क्या कहते हैं, बड़ा। दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा। अब देखिए दीर्घ और ह्रस्व, ऐसे ही इस दीर्घ को और ह्रस्व को लेकर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जिसे ये हो गया ह्रस्व और यहाँ आ गया दीर्घ, इसी तरह से यहाँ लघु और यहाँ आ गया गुरु, यहाँ आ गया छोटा और यहाँ आ गया बड़ा, ठीक है। ये ऐसे 3 तरह से बोलते हैं कि ह्रस्व, दीर्घ, लघु, गुरु, छोटा, बड़ा, ऐसे आपको बोलना है। तो ये इनका रूप एक ही है और इनका रूप एक ही, कि ह्रस्व को लघु भी बोलते हैं, लेकिन इसका जब विलोम शब्द लिखोगे तो आप ये वाला लिखोगे, गुरु नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही छोटा को गुरु नहीं लिख सकते हो, छोटा के लिए बड़ा ही आएगा। तो ये पेयर है, इन पेयर को आपको याद रखना है कि जिन स्वरों में ह्रस्व स्वर बोलने में, ह्रस्व स्वरों से बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। कौन कौन सी होती है, आ ई उ ए ओ आओ और री। यहां पर बड़ी री आ जाती है। इसको काट देते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए हमारे दीर्घ स्वर, आ हो गया, क्योंकि हमारा जो अ है वो ह्रस्व में चला गया, इसलिए आ यहां आ गया। इसी का भी एक सजाति वर्ण वो ह्रस्व में चला गया और ये बड़ी ई आ गया। हमने ह्रस्व वालों को क्या बोला था, अ ई उ री रे,
बहुत छोटी छोटी, आवाज बहुत कम लगी, मेहनत कम लगी और बहुत कम समय लगा। कम समय में जो उच्चारण किए जाते हैं वे ह्रस्व स्वर होते हैं और जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वे दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। ज्यादा समय लगा इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ह्रस्व स्वर कौन से है, दीर्घ स्वर कौन से है। मूल स्वर किन्हें कहा जाता है? ह्रस्व स्वरों को ही कहा जाता है। आगे चलते बच्चों, अब आता है हमारा दूसरा जो पॉइंट आता है वो है व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे। व्यंजन क्या होता है? स्वर हमने पढ़े हैं कि जो स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, मुक्त अवस्था में जिनका उच्चारण होता है, किसी की सहायता, किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बिना किसी के सहारे बोले जाते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत मैंने आपको बताया अवग्रह चिन्ह के रूप में होता है और जो ह्रस्व होते हैं वो 5 होते हैं और दीर्घ होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, तो टोटल जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई? 13। प्लुत को स्वर में काउंट वैसे नहीं किया जा सकता है, लेकिन संस्कृत भाषा में इसे रखा जाता है। अब चलते हैं हम व्यंजन। तो व्यंजन की परिभाषा ऐसी है कि जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जो ध्वनियां, अब कौन कौन सी ध्वनि होगी? हमने व्यंजन क्या पढ़ते हैं? स्वर हमने पढ़ा, ये पूरा पढ़ लिया जो था। अब हम पढ़ते हैं ब। तो ब ऐसे ही लिखते हैं क्या? क्योंकि हमने तो वर्णमाला में ऐसे देखा है, ऐसे देखा है। इसका मतलब क्या है? ये आधा ब है, आधा ब है, यानी कि सिर्फ इस रूप में है। आप इसको ब को उच्चारित नहीं कर सकते हो। व्यंजन को सेपरेट रूप में अलग से आप उच्चारित नहीं कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो, जब तक उसके अंदर स्वर नहीं लग जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये जो ब है इसके अंदर हम इस स्वर को ऐड करेंगे। तो ये क्या बन गया? अब ब। पहले तो बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, हम बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम इस आधे ब से एक शब्द बनाते हैं। ये हो गया श, क्योंकि इसके अंदर अ है, फिर ये आ गया आधा ब और फिर आ गया द। तो श ब द नहीं बोलते हम। कभी बोलते हैं क्या शब्द? शब्द नहीं बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? शब्द। शब्द। ब बोलने के जस्ट बाद हमने एक और वर्ण उच्चारण करा, तो ब तो बोला ही नहीं। ब को रोक कर और फिर हमने उच्चारित किया द। श हमने सेपरेट बोला, ब हमने उच्चारित करते ही द पे रुक गए हैं, शब्द। तो ब के बाद में हमारा मुंह जो है, हमारे लिप्स से वो बंद रहते हैं। यानी कि किसी भी वर्ण को बोलने में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे आप होठों से बोल रहे हो तो होठ वाले जो जितने वर्ण हैं वो सारे के सारे बंद हो जाएगा, आपका होठ खुलेगा ही नहीं। तो वहां हो गया बोल ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, आप भी ट्राई करना, बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे। तो वर्णमाला में जो व्यंजन होते हैं वो जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है। अब ऐसे ही हमने क लिखा आधा, इस क के बाद में या लिख दिया है तो बोल दिया क्या। अब इसको सेपरेट लिख दो, अलग से लिख दो, मतलब तो आप इसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे जब तक हम इसके अंदर अ ऐड नहीं करेंगे, या फिर हमने इसके अंदर ई ऐड कर लिया है, ठीक है, प्लस छोटी ई बना दिया है, तो ये बन गया की। ये तो बन गया की, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया है तो ये क आप नहीं बोल सकते हो, आप आधा ल नहीं बोल सकते हो, आप आधा त नहीं बोल सकते हो, आधा न नहीं बोल सकते हो, आधा भ नहीं बोल सकते हो, आधा म नहीं बोल सकते हो, आधा च नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते हो। व्यंजन कुछ भी नहीं बोल सकते हो। बिना स्वर की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। तो परिभाषा भी यही कह रही है कि जो ध्वनियां या जो इकाई या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और ये 33 व्यंजन भी अलग अलग भागों में विभाजित होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं। इस 33 व्यंजन पूरे 33 के 33 एक साथ नहीं लिखे जाते, उनके अलग अलग रूप होते हैं। हम तो बोलते हैं बच्चों से लिखो, लिख लिया, चलो स्वर लिखो, तो स्वर यहाँ पर हमने कहा बच्चों स्वर लिखो, तो बच्चों ने स्वर लिख लिया पूरा। फिर कहा व्यंजन लिखो, तो व्यंजन में पूरा क ख ग घ न छ छ ज ज न ट ठ ड ढ न त थ द ध न पूरा ज्ञ तक लिख दिया, ये हो गया। लेकिन इनको भी डिवाइड किया गया है, इनको भी विभाजित किया गया है। अब कैसे किया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर चलते हैं हम कि व्यंजन के भेद। अब व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन, और ये कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं गिनती में।
पहला कौन सा आता है? स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 लगाएंगे। नंबर 2 में आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ, और ये कितने होते हैं टोटल काउंटिंग में? 4 होते हैं, 4 प्रकार के अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नंबर 3 का आता है हमारा यहाँ पर ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो व्यंजन है वो बनकर कितने आए हैं? यहाँ पर 33 व्यंजन आए हैं, यानी कि 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 33। अब स्पर्श व्यंजन 25 कैसे है? अंतःस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से है? ऊष्मीय व्यंजन 4 कौन कौन से है? इनको भी पढ़ेंगे डिटेल में, इतना सा ही नहीं बाकी रखेंगे, क्योंकि हमें तो जानना है व्यंजन के भेद है भाई, व्यंजन के भेद है, व्यंजन को अंतःस्थ कौन से है, और इसमें आपको अभी हाथों हाथ याद करा दिया जाएगा, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। और इससे पहले भी जो अभी मैंने जितना पढ़ाया मुझे लगता है वो सारा अभी आपको कंठस्थ है, याद है। आप बता सकते हैं कि छोटे वर्ण कौन से हैं? छोटे वर्णों को यानी कि ह्रस्व स्वर है, और ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, क्योंकि मूल स्वर से ही बड़े स्वर निकले हैं। और बड़े स्वर में आ, ई, ऊ, री, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो ए, आई, ओ, औ जो आता है वो संयुक्त वर्णों को मिलाकर बना है, संयुक्त स्वरों से मिलकर बना है। ये जब हम अब वर्णों का जानकारी है, कई बार मैं कहती हूँ कि बच्चों जब आप संधि पढ़ेंगे तो संधि पढ़ने के लिए वर्णों की जानकारी बहुत जरूरी है, और वर्णों की जानकारी में भी आपको क्रम पता होना चाहिए। प कौन से वर्ण में आया है, ध कौन से नंबर पे आया है, च कौन से नंबर पे आया है, य क्या है, श क्या है, इनको कौन से व्यंजन बोलते हैं, संयुक्त अक्षर कौन कौन से है। तो यह सारी चीज तो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे, संधि तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और संधि तो मेन होती है सभी के टॉपिक में। तो अब यहाँ स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्मीय, ये तीनों के तीनों व्यंजन हम अब पढ़ते हैं बारी बारी से। पहला आता है हमारा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। कौन सा आता है? स्पर्श। स्पर्श का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? टच करना, छूना, है ना। स्पर्श यानी किसी भाग को टच करना या छूना। अब यहाँ पर जो व्यंजन, और चाहे वर्ण है, व्यंजन नहीं कोई भी वर्ण है, वो कहाँ से उच्चारित होते हैं? हाथों से, पैरों से, सिर से, कानों से? नहीं, ये उच्चारित होते हैं हमारे मुंह से। तो हमारे मुंह के अंदर जितने भी पार्ट है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो जीभ होती है, एक हमारा ऊपर का तालू होता है, एक हमारे दांत होते हैं, एक हमारे होंठ होते हैं, एक क्या होता है? कंठ होता है, क्योंकि जो पूरी आवाज निकलती है वो कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो इन पार्ट को कहाँ कहाँ, कौन कौन सा वर्ण कौन कौन से स्थान से उच्चारण होता है, ये भी हम उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे और सूत्र के साथ पढ़ेंगे। कुछ कुछ आपको यहीं पर समझ में आने वाला है कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 स्थान आ गए। ठीक है, कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 5 ही स्थान होते हैं। कंठ होता है, तालु होता है, यह हमारी जो ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसको जहाँ हमारी जीभ है वो ऊपर टच करती है, ऐसे कभी देखना, तो उसको क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। और मूर्धा वो होता है कि जब हमारी जीभ मुड़कर फिर बाहर आती है, उसे मूर्धा बोलते हैं। और उसके बाद आता है दंत, यानी कि दांतों से और होठों से। 5 उच्चारण स्थान हमारे मेन होते हैं, और 5 उच्चारण स्थानों से जो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क्या परिभाषा बहुत ही आसान है कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श द्वारा बोले जाते हैं उस स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्गों में विभाजित होते हैं। स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्गों का नाम होता है, एक एक वर्ग का नाम होता है कि ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा वर्ग है। इस तरह से 5 वर्गों का नाम होता है, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं और स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्पर्श व्यंजन और उसका वर्गीय व्यंजन। तो ये एक तरह का भेद हो गया है, एक तरह का क्या हो गया, ये पर्यायवाची हो गया है। ठीक है, तो क्या है? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इसके अंतर्गत क से म तक, क से म तक वर्ण आते हैं, और इनमें कुल 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन है। निम्नलिखित प्रकार के विभाजन है ये। देखिए, सबसे पहला आता है हमारा कंठ। तो ये रहा हमारा कंठ, और पहला वर्ग है जिसका नाम है क वर्ग। किसे क्या बोलते हैं? क वर्ग, क्योंकि सबसे पहले तो स्पर्श है, और किसको स्पर्श किया है?
कंठ को स्पर्श किया है। और कंठ को स्पर्श करने वाला कौन सा वर्ग है, क्योंकि वर्गीय व्यंजन भी है तो इसलिए वर्गीय व्यंजन का नाम होना चाहिए क वर्ग है। कौन से वर्ग है ये, क वर्ग है। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क आता है, ख आता है, ग आता है, घ आता है और अंग आता है। इसे अंग बोलेंगे बेटा, अणम अण खाली मत बोलना आप लोग, ठीक है, अंग बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर तालु। ये रहा हमारा तालु। तो तालु से स्पर्श होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, कि तालु से जो स्पर्श होंगे उसे कहते हैं च वर्ग। कि पहले तो स्पर्श लिखना है, उसके बाद स्पर्श का जो वर्ग है वो लिखना है च वर्ग। और च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है और ई आता है। इसको क्या बोलते हैं, ईय। इसका उच्चारण स्थान है ईय। इसका वर्ण जो ध्वनि निकल के आती है वो क्या है, ईय। और इसका क्या है, अंग। आपको ये याद रखना है, यहाँ इन तीनों में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है, अंग, ईय और अण। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब ये जो मैं लाइन बना रही हूँ इसका मतलब है हलंत, क्योंकि ये अपने आप में व्यंजन है, इनके अंदर वर्ण नहीं है। तीसरा नंबर का जो हमारा आता है स्पर्श व्यंजन वो आता है मूर्धा। अब मूर्धा का मतलब क्या होता है, ये जब मैं उच्चारण स्थान पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी मूर्धा क्या होती है। वैसे फिर भी बता देती हूँ, मूर्धा होती है जीभ का मुड़ना। जब हमारी जीभ मुड़कर और फिर बाहर धक्के के साथ, प्रेशर के साथ बाहर आवाज को निकालती है तो उससे जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा होता है ट वर्ग। क्या होता है, मूर्धा ट वर्ग होता है। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण। आगे चलते हैं बच्चों, नंबर 4 का हमारा जो स्पर्श व्यंजन है वो है दंत, जो दांत से उच्चारित किए जाते हैं। अब दांत से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों का जो वर्ग है वो है त वर्ग। अब त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ठीक है, त, थ, द, ध, न। आगे लास्ट का जो हमारा स्पर्श व्यंजन है वो है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ, जो होठों से उच्चारित किए जाते हैं। कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, होठों से उच्चारित किए जाते हैं। और उनमें उन होठों से उच्चारित किए जाने वाले वर्णों का जो वर्ग है वो है प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, प, फ, ब, भ, म। उच्चारण करके देखना, आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये जो वर्ग के स्पर्श बताए हैं कि कंठ क वर्ग होता है, तालु च वर्ग होता है, मूर्धा ट वर्ग होता है, दंत त वर्ग होता है, ओष्ठ प वर्ग होता है। अब मैं क वर्ग ही बोलकर ये ना बोलूं तब भी सही है, क्योंकि मैंने क वर्ग बोल दिया है। क वर्ग का मतलब होता है ये पूरे 5 वर्ण, च वर्ग का मतलब होता है ये पूरे 5 वर्ण। ऐसे ही ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का मतलब होता है कि ये 5-5 वर्गों के 5-5 वर्णों के जो पेयर बने हुए हैं, ये ग्रुप बने हुए हैं, इन ग्रुप का नाम दिया गया है क, च, ट, त, प। ये वर्ग है, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कि क वर्ग का स्पर्श क्या है, कंठ, च वर्ग का स्पर्श क्या है, तालु, ट वर्ग का स्पर्श क्या है, मूर्धा, त वर्ग का स्पर्श क्या है, दंत, और प वर्ग का स्पर्श क्या है, ओष्ठ। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अंतहस्थ, क्योंकि व्यंजन के 3 भेद थे, 3 में से स्पर्श पढ़ लिया है, 25 वर्ण होते हैं उसमें, पूरे 5-5 का। ये देखिए यहाँ पर हमारे कितने बताए हैं, टोटल 25 वर्ण बताए हैं। तो 5-5 के ग्रुप बनाए हैं और 5 ही लाइन है, तो कितने हो गए, 25 हो गए टोटल। तो ये पूरे 25 व्यंजन इसके अंदर आ गए हैं। अब आते हैं यहाँ अंतस्थ। अब अंतस्थ की जो संख्या बताई थी वो कितनी थी, 4। अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ये 4 कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ के परस्पर का मतलब क्या होता है, आपस में सटाने से होता है। सटाने का मतलब होता है आपस में मिलाने पर, एक दूसरे के फिर से स्पर्श करना, इन सभी को स्पर्श करना और आपस में सटाने से होता है, उन्हें अंतहस्थ व्यंजन कहते हैं। और एक और विशेषता है इसकी, एक और पहचान है इसकी, कि जो आपके अंदर से बोले जाते हैं, उच्चारण किया है और अंदर ही रह गए हैं, य, र, ल, व, अंदर ही रह गए, बाहर नहीं आए हैं, है ना। अंतस्थ से क्या मतलब होता है, जो आपके अंदर ही रह गए हैं, बोलने के बाद आपके मन के अंदर, आपके शरीर में ही जो वर्ण रह गए हैं, अंतः रह गए हैं। अंतःस्थ यानी कि जो आंतरिक स्थान पर ही स्थापित हो गए हैं, उन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ये अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और ये कौन कौन सी होती है, य, र, ल, व। कौन कौन सी होती है, य, र, ल, व। आप जब बोलेंगे य, र, ल, व,
तो यहाँ अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई। जैसे क, ख, ग। आप इसकी पहचान के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपका हाथ है, ठीक है, ये जो आपकी पाम है, हथेली है, इस हथेली को ऐसे रखिए बोलते समय। आपने बोला क वर्ग बोला या च वर्ग बोला, ट वर्ग बोला, त वर्ग बोला, प वर्ग बोला। क बोलिए क, च वर्ग में कौन सा ज बोल दिया, आपकी मर्जी है जो बोलिए, मैं तो अपनी तरह से बता रही हूँ। जैसे आपने बोला ज, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रीम आई, क में भी स्ट्रीम आई, थोड़ी सी भाप आई यहाँ। ऐसे ही ट में बोलेंगे ड, तो थोड़ी सी भाप आई, गरम गरम लगा। ऐसे ही त में बोलेंगे थ, भाप आई थोड़ी सी। ऐसे ही प में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भ, तो भाप आई। या म बोलेंगे तब भी थोड़ी सी भाप, स्टीम, यहाँ पर गरम गरम लगता है। और स्पर्श अंतस्थ व्यंजन में देखिए, इसी ट्रिक को अपनाना है आपको, तब आपको समझना है कि अंतस्थ सही में अंदर है या नहीं है, बाहर नहीं है। य, र, ल, व, बहुत जोर से, सिर्फ जो आवाज आ रही है वो आवाज की हल्की सी यहाँ पर एक हल्का सा गरम गरम जरूर लगता है, लेकिन एक जो भाप आती है, स्ट्रीम आती है, वो नहीं आती है ना। तो क्या हो गया है, यहाँ पर हमने बोला है, क्या बोला, य, र, ल, व, हो गया, नहीं आया कुछ भी, इसलिए वो अंदर है। तो जो अंदर स्थापित रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं। ये थोड़ी सी अलग बात हो गई है, मैं तो आपको याद कराने के अनुसार बोल रही हूँ, ऐसा कोई ऑथेंटिक नहीं है कि कहीं लिखा हुआ है कि अंदर रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको याद कराना चाहती हूँ कि आप बोल कर देखेंगे कि कहाँ से है तो आप बता देंगे उसका। तो य, र, ल, व कहाँ से बोले जाते हैं, अंतस्थ बोले जाते हैं। अब चलते बच्चों ऊष्मा व्यंजन, ये भी कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। अब ऊष्मा व्यंजन की मैं पहचान बताती हूँ। स्ट्रीम, आपको सर्दी लगी है और सर्दी के समय आप जब कपकपाते रहते हैं तो कौन से वर्ण निकलते हैं, जो वर्ण निकलते हैं वे ही ऊष्मीय वर्ण होते हैं, है ना। अब कौन से वर्ण निकलते देख लेते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। उष्म क्या होती है, भाप होती है, क्या होती है, एक प्रकार की भाप वाली वायु से होता है, वे उष्म व्यंजन कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, श, श, स, ह। अब ये जो 3 श है ना बच्चों, एक तो ये वाला श, एक ये वाला श और एक ये वाला श, स। तो ये तो हो गया श शंकर वाला, ये हो गया श षटकोण वाला, ये हो गया स सपेरा, स्लेट, जो भी आप बोलते हो, ठीक है। स सांप वाला भी बोलते हैं, बच्चे बहुत तरीके से बोलते हैं। श वाला पहचानते हैं कि कौन सा श, शंकर वाला, ठीक है, या फिर शेर वाला, तो वो बता देंगे हाँ ये वाला श था। अब कौन सा श, कई बच्चे तो कहते हैं जो प से पतंग वाली जैसा लगता है और उसमें एक डंडी लग जाती है, उसे श बोलते हैं, कई बच्चे ऐसा कहते हैं। और कई कहते हैं षटकोण वाला, जिसका षटकोण बनता है, षटकोण 6 कोण होते हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श षटकोण वाला। और ये जो स बोलेंगे, स्लेट वाला या सेब वाला या सपेरा वाला, कौन सा वाला स, तो ये बच्चों के लिए पहचान बताते हैं। तो आप मत करिए ये गलती, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, आपको तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये श जो है ये तीनों क्या है। ये श है, ये श है और ये स है। उच्चारण स्थान तीनों के अलग अलग है, तो कैसे मिक्स हो जाता है, हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखिए जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो उनकी पहचान यही है कि जब हमें सर्दी लगती है तो हम शू शू शो सो हो कांपते हैं, है ना। और उच्चारित करिए, जैसे ही मैंने इससे पहले वाला बताया कि अंतस्थ कैसे होते हैं, जिनसे भाप नहीं निकलती है, तो नहीं निकली। अब ये ऊष्मीय कैसे, जैसे पूरी ऊष्मा ही फेंक देते हैं। क्या बोला हमने, श, दूर से हाथ दूर रखा, फिर भी श, श, स, ह, पूरी भाप ही निकली, है ना। हमने बाहर फेंकी है स्ट्रीम को, हमारे मुख से हमने उस ऊष्मा को बाहर फेंकी है, इसलिए कौन से व्यंजन हो गए हैं, ये ऊष्मीय व्यंजन हो गए हैं। और ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, श, स, ह, ठीक है। आगे चलते बच्चों, तो हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए हैं। स्वर में, स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत को हमने पढ़ा कि वो अवग्रह चिन्ह जैसा होता है। स्वर रस्व यानी छोटे होते हैं और दीर्घ यानी बड़े होते हैं। ऐसे ही व्यंजन हमने पढ़े, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्मीय। स्पर्श 25 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्मीय भी 4 होते हैं। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने व्यंजन तो पढ़े थे हमने कितने, कि भाई व्यंजन होते हैं 33, ठीक है, 33 हमने पूरे व्यंजन देख लिए हैं। अब आते हैं यहाँ पर हम संयुक्त अक्षर की तरफ, कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं हमारे वर्णमाला के अंदर। जब ह से हल तक तो आ जाते हैं, ह से हल तक हम कहते हैं कि ह वर्ण तक तो वर्णमाला में कहा जाता है। उसके बाद में श, त्र, ज्ञ, श्र, ध, ये जो वर्ण होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर बोलते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है एक से अधिक वर्ण जो होते हैं, एक से अधिक वर्ण होने वाले जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग यानी कि जोड़कर से बनते हैं। हिंदी में संयुक्त अक्षर 3 माने गए हैं, ठीक है। ये जो संयुक्त अक्षर है वो दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं? दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। और हिंदी में या संस्कृत में, आप हिंदी भी लिख सकते हो और संस्कृत भी लिख सकते हो कि हिंदी और संस्कृत में संयुक्त अक्षर 3 प्रकार के माने गए हैं। हिंदी में तो ये माने गए क्षत्रज्ञ, और ये क्षत्रज्ञ संस्कृत में भी आता है। इसी तरह से ये श्र भी आता है और द भी आता है। हम श से क्षत्रिय को कैसे लिखेंगे? आधा क, आधा श और अ। तो क्या आ गया? इसमें व्यंजन भी आ गया है और स्वर भी आ गया। त्र से त्रिशूल को क्या लिखेंगे? आधा त, आधा र और अ, तब इसको त्र बोला जाएगा। अदरवाइज ये दोनों आधे आधे हैं तो आप बोल ही नहीं सकते हो। अगला है हमारा ज। अब कई बच्चे इस ज को क्या बोलते हैं? ज्ञ भी बोलते हैं। बच्चे नहीं, मैं भी बोलती हूँ कई बार, है ना। लेकिन इसका शुद्ध रूप जो है वो क्या है? ज। क्या है? ज। क्योंकि किससे बना है? देखिए, ज ई अ, ये अ है। क्या है ये? इया। तो ज बोल ही नहीं सकते हैं, इया बोलना है और अ, तो क्या हो गया? ज्य। क्या हो गया? ये ज्य। अगला है इसके बाद श्र। ये कौन सा? हम क्या बोलते हैं इससे? श्रम वाला या श्रवण वाला। तो श्रवण वाला जो श्र है वो कैसे बनता है? आधा श, आधा र और अ से बनता है। ऐसे ही ध, ये ध वाला कौन सा है? विद्या वाला है। विद्या। अब विद्या लिखते हैं, कई बार विद्या ऐसे लिखा जाता है, आधा द और य, ठीक है। तो देखिए, आधा द य अ, ये विद्ध बन गया। आ लिख देंगे तो विद्या बन जाएगा, नहीं। तो ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर। श क्षत्रिय वाला, त्रिशूल वाला, जानी वाला, श्रवण वाला, द विद्या वाला, ठीक है। ये होते हैं संयुक्त अक्षर और इन चीजों से बनते हैं। आगे चलते हैं आयोगवाह। अब आयोगवाह को अलग वर्णों में, वर्णमाला के अंदर नहीं रखा गया है। क्यों? आयोगवाह कुछ चिन्ह होते हैं और चिन्ह वर्णों के अंदर ही लगते हैं, चाहे वे स्वर में भी लग सकते हैं और व्यंजन में भी लग सकते हैं। तो ये जुड़ते हैं, ठीक है। उस जुड़ने से हमारे जो शब्द है वो शुद्ध रूप में आ जाते हैं। तो आयोगवाह कहाँ यूज होते हैं? देखिए, आप हिंदी वर्णमाला भी बोल सकते हो और संस्कृत भी बोल सकते हो, ठीक है। संस्कृत में भी आयोगवाह का प्रयोग होता है कि वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में होती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, उन्हें आयोगवाह कहते हैं। कि ना तो उन्हें स्वर कहते हैं और ना व्यंजन में कहते हैं, ठीक है। जैसे पहला है यहाँ पर अनुनासिक। अनुनासिक किसे बोलते हैं? ये जो चंद्र बिंदु होता है बच्चों, ये छोटा नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं बताती हूँ उसके क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। छोटी क्लास में एचकेजी या फर्स्ट क्लास में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, यूकेजी भी बोलते कई स्कूलों में, यूकेजी में या एचकेजी में या फिर फर्स्ट क्लास में जब पढ़ाया जाता है मात्रा, तो इसको पढ़ाया जाता है, ये होती है चंद्र बिंदु, और इसको बोलते हैं अ। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? अ। चांद, चांद, है ना। ऐसे ही घू घ ट, घूंघट, है ना, ऐसे पढ़ा जाता है। साप, सांप, नहीं। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ लिखा सा प, अब मैंने यहाँ इसको ऐसे जोड़ दिया सा अ प्लस प, तो ये क्या बन गया है? सांप। तो सा बोलने के बाद में अ बोला है तो अ की ध्वनि यहाँ आती है। दूसरा है हमारा अनुस्वार। ये जो होता है इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो व्यंजन में जितने भी अनुनासिक व्यंजन है, अनुस्वार व्यंजन है जो अंतिम में आता है, जैसे अंग, इय, अण, न, म और न, ये पंच है, 5 जो व्यंजन है, इन 5 व्यंजनों को आप अनुस्वार में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसकी ध्वनि भी अ ही आती है, ठीक है। तीसरा है हमारा विसर्ग। अब विसर्ग देखिए, जब हम वर्णमाला के भेद पढ़ते हैं तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 आते हैं, लेकिन विसर्ग को न स्वर माना गया है न व्यंजन माना गया है, इसे अलग ही मान दिया गया है, इसलिए इसे आयोगवाह में रखा गया है। इसलिए जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, इसलिए वर्ण में नहीं रखा गया, इसे आयोगवाह में रखा गया। तो आयोगवाह वर्ण में विसर्ग ये होता है, और विसर्ग को यहाँ उच्चारित कैसे किया जाता है? अह। अह से विसर्ग इसका उच्चारण होता है। ये होता है अ, ये होता है अ, और ये होता है अह। इनके उच्चारण स्थान ये कहे जाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब आता है हमारा मेन पॉइंट। तो वर्णमाला हमारी पूरी खत्म हो चुकी है।
वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ा है देख लीजिए कि सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा पढ़िए कि वर्ण क्या होती है। वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और व्यंजन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श अंतस्थ उष्मीय। और उसके बाद संयुक्त अक्षर पढ़ा हमने। और उसके बाद अयोगवा। अयोगवा 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनुनासिक, दूसरा होता है अनुस्वार और तीसरा होता है विसर्ग। अब आते हैं हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, वर्णों का उच्चारण। हमने स्वर भी देखा है, व्यंजन भी देखा है, सारे देख लिए हैं। स्वर में तीनों भेद देख लिए हैं और व्यंजन में भी तीनों भेद देख लिए हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? बोले तो जाते मुंह से, आप कहोगे मुंह से बोलते हैं, भाई हाथ नाक पैर इनसे थोड़ा ना बोला जाता है, नहीं बोलता, बिल्कुल मुझे भी पता, अच्छे से नहीं बोला जाता है। लेकिन मुंह में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं हमारे, कभी काउंट करना, बहुत सारी चीजें होती है। दांत है तो दांत भी कई प्रकार के होते हैं। जीभ है तो जीभ के भी कई भाग है, अग्र भाग है, पृष्ठ भाग है, मध्य भाग है, कई भाग है। आप कभी पढ़ने की कोशिश करना इनको। जो हमारा जबड़ा है पूरा, उसको पूरे को माउथ जो बोलते हैं, उस मुंह के अंदर ऊपर वाला तालू है, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, है ना, ये यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, थोड़ा सा खिसक गया तो इसको क्या बोलते हैं, फिर थोड़ा सा खिसक गया तो ये आहार नली हो जाती है। सबके अलग अलग भाग है ना। तो अलग अलग भागों से अलग अलग वर्णों का उच्चारण हो रहा है ना। तो हमें ये एक ग्रुप बनाना है, एक पूरा नाम लिखना है कि एक स्थान से, कि मान लीजिए कंठ ले लिया है या दांत ले लिए, तो दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं ये पूरी एक लिस्ट बना लेंगे हम। कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं इसकी पूरी लिस्ट हो जाएगी। मूर्धा यानी कि जब टंग मुड़ रही है, हमारी जीभ मुड़ने के बाद में जब बाहर आती है तो उससे कौन कौन से बोले जाते हैं। तो ये पूरा ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप में पूरे की पूरी वर्णमाला आ जाएगी, चाहे वो स्वर की हो, चाहे व्यंजन की हो, चाहे विसर्ग की हो, चाहे आयोग वाक्य हो, किसी की भी हो, पूरी वर्णमाला यहाँ पर आपके बन जाएगी। तो शुरू करते हैं हमारा उच्चारण स्थान। संस्कृत में उच्चारण स्थान के लिए सूत्र लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? सूत्र। ये है हमारा सूत्र। एक चीज और बताना चाहूंगी उसके लिए कि हमने पढ़ा था यहाँ पर वर्गीय व्यंजन। क्या पढ़ा था? वर्गीय व्यंजन। और वर्गीय व्यंजन में हमने देखा था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उन्हें ही हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। अब 25 को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, यहाँ स्पर्श भी लिख देते हैं, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। अब इस 25 को देखिए, हमने क वर्ग बोला था, च वर्ग बोला था, त वर्ग बोला था, त वर्ग, और लास्ट वाला हमारा हो गया प वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ये तो हो गया हमारे हिंदी में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पढ़ाने का जो माध्यम होगा वो क्या होगा? हिंदी माध्यम होगा। हिंदी माध्यम में ही हम संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे, संस्कृत माध्यम में नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हिंदी माध्यम में पढ़ा रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग लिख दिया। ये तो है हिंदी में बोले जाते हैं इसे। संस्कृत में वर्गों को बोला जाता है कु, कु यानी क वर्ग, चू, चू यानी च वर्ग, टू, टू यानी ट वर्ग, तू, तू यानी त वर्ग, और पू, पू यानी प वर्ग। ठीक है, ये बोले जाते हैं संस्कृत में। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमारा नया पहला जो सूत्र आता है वो है अकुह विसर्ज नियनाम कंठः। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन यहाँ हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं? इसी सूत्र से हम सारे व्यंजन लिखेंगे, अलग से कुछ भी याद नहीं करना आपको। क्या है? अ, पहले ले लो अ, ये हमने अ ले लिया, और अ का स जाति वर्ण क्या हो गया? आ। ठीक है, अ और आ दोनों आएंगे इसमें। कु, अब कु का मतलब क्या है? क वर्ग। तो क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो पांचों को यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क, यहाँ लिखेंगे ख, यहाँ लिखेंगे ग, यहाँ लिखेंगे घ, और यहाँ लिखेंगे अंग। क्या लिखेंगे? अंग लिखेंगे, इसे अंग बोलते हैं। आप लोग सीख जाओ ताकि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं या जिनको आप पढ़ाते हो, कई बच्चे आगे चल के ट्यूशन भी लेते हैं या हो सकता है टीचर बने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसे अंग बोला जाता है। ठीक है, आ गया, क्या आ गया है? अ आ गया है और कु आ गया है। तीसरा नंबर का जो देखिए, अभी इतने वर्ण हमने लिख लिए हैं, लेकिन इसमें वर्ण में केवल ये 2 चीजें ही कंप्लीट हुई है। तीसरा आता है ह। एक जो ह होता है वो भी कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ये भी व्यंजन है भाई, हलंत लगाना पड़ेगा। नंबर 5 का है विसर्ग। और क्या आता है? विसर्ग। नियानाम कंठः, जो निकलता है, वी यानी विसर्ग, अर्जनियानाम जो निकलते हैं कंठ से। कौन कौन से हो गए? देखिए, अ, आ,
क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ये कहाँ से निकलते हैं भाई? कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। अब इसका उच्चारण करिए, उच्चारण करिए। अ आ, कंठ क्या है हमारा? यहाँ हमारे मुंह का कोई भी पार्ट, कोई भी जो भाग है वो एक दूसरे से स्पर्श नहीं हो रहा है। स्पर्श व्यंजन ही है कंठ, लेकिन हमारे कंठ स्पर्श हो रहे हैं। हो सकता है कंठ यहाँ पर एक बहुत बारीक झिल्ली होती है, वो झिल्ली स्पर्श होती है, बारीक बिल्कुल पतली होती है, वो पतली झिल्ली स्पर्श होती है, वहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। ठीक है, और वो जब झिल्ली खराब हो जाती है, फट जाती है, तो आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, आवाज़ निकल ही नहीं पाती है। हम बोलते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है। आवाज़ कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो कंठ में देखिए हमने क्या बोला है? अ आ, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है हमारे मुंह का। आप नोटिस करना, पहले मैं बोल लेती हूँ, उसके बाद आप लोग बोलना। अ आ, फिर क ख ग घ अंग ह अह, सब क से यहाँ से ही बोला। कोई भी ना होठ टच हुए है, ना दांत टच हुए हैं, ना जीभ टच हुई है, ना तालू हुआ है, ना जीभ मुड़ी है, ना इधर गाल पे टच हुआ है, ना इधर टच हुआ है, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ मुंह खुला है, और खुलने के बाद यहाँ से आवाज़, एक ध्वनि निकली है, साउंड निकला है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंठ। तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंठ से उच्चारित वर्ण कहलाते हैं। तो इसका जो सूत्र है वो आपको याद रखना होगा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। क्या बोलेंगे? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो कंठ से ये सारे वर्ण निकलते हैं। अब आते हैं नंबर बच्चों दूसरा हमारा आता है। तो दूसरा जो सूत्र है वो क्या है? इचूय शानाम तालु। तालु बोल दिया है, इचूय शानाम तालु। ठीक है, तो ई से आ जाइए। जैसे हमने अ से अ आ दोनों लगाए थे, स जाति, स जाति में आपको ध्यान रखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि हमने दोनों लगाए थे। अ से अ आ लगाया था, फिर कु से क वर्ग लगा दिया है, फिर ह लगा दिया है, और फिर वी लगा दिया है, यानी विसर्ग लगा दिया है। इसी तरह से ई लगाया है, तो इस ई को काट दो और यहाँ पर ई और बड़ी ई दोनों लिख दो। दूसरा आता है चू। चू का मतलब है च वर्ग पूरा, तो च छ ज झ और इया। अब इन सब में हम हलंत लगा देंगे, तो ये पूरा हो गया च वर्ग। तीसरा आता है हमारा य। जो य बोला जाता है वो भी किससे बोला जाता है? तालु से ही बोला जाता है। फिर आता है श। कौन सा श? ये शंकर वाला, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको पढ़ाया, ये शंकर वाला श। तो देखिए क्या क्या चीज आ गई है? ई च छ ज झ इय य श, ये सब के सब तालु से बोले जाते हैं। अब तालु कहाँ है मैं आपको बताती हूँ। क्या आपकी जीभ का, आपके टंग का जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ भाग का मतलब होता है पीछे वाला भाग है, वो हल्का सा ऊपर टच होता है बस, और आवाज़ निकल जाती है। आवाज़ सारी कंठ से निकलती है, लेकिन वो हल्का सा टच हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी चेंज होके निकलती है। क वर्ग के जैसे नहीं निकलती है, हल्का सा चेंज हो जाता है। तो हल्का सा चेंज कैसे होगा कि क्या बोला है? ई, है ना। वैसे स्वर सारे कहे गए हैं कंठ से निकलते, लेकिन शेप चेंज हो गया थोड़ा सा। तो ई च छ ज झ इय य श, च छ ज झ इय य श, तो ये सारे क्या हो गए? तालु से बोले जाते हैं। ये सारे श कौन सा है? ये जो तालु से बोला जा रहा है, स नहीं है, श है। आपका लिप्स थोड़ा सा चेंज हो गए, आपके होठ का शेप थोड़ा चेंज होगा, और तालु जो है आपकी जीभ ऊपर टच होगी, फिर आवाज निकल रही है। तो कैसे निकल रही है? श, हल्की सी जीभ ऊपर टच होती है। ई च छ ज झ इय य श हो गया। ये किससे बोले जाते हैं? सारे के सारे तालु से बोले जाते हैं। और तालु मैंने बताया है कौन सा स्थान कहा जाता है? जीभ के पिछले वाला भाग है जो ऊपर तालु पे टच होता है, ऊपर ये जबड़ा होता है, इस जबड़े के पीछे वाला भाग श। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों नंबर 3 का। नंबर 3 का जो सूत्र है वो है ऋटुर शाणाम मूर्धा। ऋटुर शाणाम मूर्धा। अब ऋटुर शाणाम में देखिए सबसे पहले क्या आ गया? री। सबसे पहले स्वर आते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, सबसे पहले आ गया है री। तो री हमारी दोनों री आ जाएगी, एक ये वाली और ये छोटी बड़ी दोनों री आ गई। अब टू का मतलब क्या हो गया है? ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ और अण, इसे बोलते हैं अण। ये है सारे व्यंजन। अब क्या आ गया है? र से रस्सी वाला, ये भी किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद आ गया है ये वाला ष, षटकोण वाला। ठीक है, तो क्या हो गया है? ये
ऋटुर शाणाम मूर्धा। तो ये सारे उच्चारण स्थान किसके हैं? मूर्धा के हैं। किसके हैं? मूर्धा के हैं। अब मूर्धा क्या है? जब जीभ थोड़ी सी मुड़ती है और मुड़ने के बाद आप बोलिए ट। ट बोला तो हमारी जो जीभ है वो हल्की सी फोल्ड हुई, फोल्ड होकर ऊपर टच हुई, ऊपर टच होकर धक्का मार के जब बाहर निकलता है कोई वर्ण, आवाज धक्का मार के बाहर निकलती है, तो ये सारे वर्ण उच्चारित होते हैं। कैसे? र, री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ये श। अब आप इस श को बोल सकते हैं क्योंकि आपको पहचान है कि आपको मुंह का शेप कैसा करना है। क्या करना है? टंग को थोड़ा सा, आपकी जीभ को थोड़ा सा मोड़ना है, श। तो वो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा श है। और हमने जो श पढ़ा था कौन सा? इचु ईशानम तालु, तो उसमें था श और ये था श। ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 का जो हमारा सूत्र आता है लितुल सानाम। ये ल है बच्चों। लितुल सानाम दंतः, कि दांत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। सबसे पहला तो बोला जाता है लरी, और ये क्या है? एक प्रकार का स्वर है। और ये स्वर कौन सा है? ये रस्व स्वर्ग है। तू। अब तू से क्या आ जाएगा? मैंने आपको बताया तू यानी क्या होता है? ये त वर्ग होता है। तो त, थ, द, ध, न, ये पांचों वर्ण आ गए हैं, व्यंजन आ चुके हैं, स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद आ गया ल, फिर ये ल से लट्टू वाला आया है, देखिए ये लिरी नहीं है, ये स्वर में आता है। उसके बाद आ गया है आपका स, जिस स का आप वेट कर रहे थे कि इस स को ही सारे स बोल देते कई बच्चे। ये है स। ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आएगी? दंता में, ये दांत से बोली जाएगी। जिन बच्चों के छाले हो जाते हैं ना, वो जीभ के आगे वाले भाग को दांत से टच नहीं कर पाते, तो इस वजह से ये सारे वर्ण नहीं बोल पाते। अब जिनके छाले नहीं है, मुंह में कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, तो आप बोल के बताइए और आप ट्राई करिए। लिरी, लिरी दांत से बोला, लिरी ऊपर जो हमारी टंग है वो पीछे वाले दांतों पे स्पर्श करती है। अब ये त, दोनों दांतों के बीच में टंग आ जाती है, उसके बाद में खुलता है त, थ, द, ध, न, ल, स। स, दांत, हमारी टंग को जीभ दांत पे ही टच करना है, स, ये वाला स आता है। लिरी, त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है। तो ये क्या हो गया? लितुल सानाम दंता। आगे चलते हैं बच्चों, नंबर 5 का आता है। अब 5 में देखिए क्या लिखा गया है? उप, उपधमानीयमान ओष्टो। ओष्टो बोला है यानी होठ से। तो ऊ से क्या आ जाएगा? एक तो ये वाला ऊ आएगा और एक बड़ा वाला ऊ आएगा। अब पू का मतलब क्या होता है? प, फ, ब, भ और म। तो ये ऊ भी हो गया, ये भी हो गया। और अगला जो प आता है ना, उसके बाद में मध्यमाना, मध्यमाना ओष्टो। और ये किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ, होठों से बोले जाते हैं। ऊ, ऊ शेप चेंज कर लिया, ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, है ना। ऊ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे जो व्यंजन है, ये वर्ण है, किससे बोले जाते हैं? ओठ से बोले जाते हैं। अब आते हैं नंबर 6 का जो पॉइंट है वो है इयमंगणन नानाम नासिका। इसे पढ़ना है इयमंगन, इयमंग अण नानाम नासिका। अब नासिका से बोले जाते हैं च, और नासिका अनुवारस्य, और नासिका से अनुस्वारस्य, अनुस्वार भी बोला जाता है नासिका से। ठीक है। अब ये जो कौन कौन से है, जैसे क वर्ग के अंदर जो 5वां वर्ण आता है वो कौन सा आता है? अंग आता है। च वर्ग के अंतर्गत जो 5वां वर्ण आता है वो इ आता है। ट वर्ग के अंतर्गत जो 5वां वर्ण आता है वो अण आता है। और त वर्ग के अंदर न आता है। और प वर्ग के अंदर कौन सा आता है? म आता है। अब क्या बोला है? इन 5 का एक अलग स्थान हो गया है, इनको उनमें भी शामिल किया गया है। जैसे इनमें भी शामिल किया गया, ये म शामिल कर दिया है। ठीक है। इनको इनमें भी शामिल किया है, और इनके अलावा इनको अलग से भी शामिल किया गया है कि इन 5 को एक अलग से नाम दिया गया है जो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाते कई बार। अब न के लिए हम कई बार अनुस्वार लगा देते, इसके लिए अनुस्वार लगा देते, इसके लिए अनुस्वार, इसके लिए, सबके लिए हम कई बार अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे अनुस्वार से भी बोलते हैं। और ये किससे बोला जाता है? ये नासिका से यानी कि नाक से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? नाक से। तो इन व्यंजनों को क्या बोलेंगे? इयमंगण नानाम नासिका, इयमंगणम नानाम
नासिका, यानी कि इन सब व्यंजनों को नासिका ने नाक से बोलते हैं, यानी कि ये अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये नाक से बोले जाते हैं। आगे चलते बच्चों, नंबर 7 का। नंबर 7 का क्या कह रहा है? ए दे तो। ए दे तो का मतलब होता है ए और आई, ये दोनों ही, ये दोनों किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु। क्योंकि ए, देखिए ए क्या है? अ। अब ये ए किससे मिलके बना है? अ और ई से। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये संयुक्त स्वर है। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो ये किससे बोले जाते हैं? अ और ई से। तो अ किससे बोला जाता है? कंठ से। और ई किससे बोला जाता है? तालु से। बस इतना ध्यान रख लो, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो कंठ तालु लिखा हुआ है कि ए और आई किससे बोला जाता है? क्योंकि अ और ई से मिलके बने होते हैं ये दोनों। अ यहाँ पर देखिए अ और ई ऐसे होता है कि आ, अ और ई ऐसे होते हैं कि अ हो या आ हो प्लस ई हो या बड़ी ई हो इज इक्वल टू ए या आई आ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के जुड़ने से। ये ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मैं आपको अपने तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि कंठ तालु दिया हुआ है, यानी कि ये अ और ई है। जब हम संधि करते हैं तो यही तो नियम फॉलो होते हैं। इन नियमों को मैं लेकर आ रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद कराने के लिए बता रही हूँ, केवल और केवल याद करने के लिए आपको, ताकि आपको कभी भूलो ही नहीं आप। ठीक है, कि अ क्योंकि कंठ से बोला जाता है, ई क्योंकि तालु से बोला जाता है, इसलिए ए आई अ ई से मिलके बना होता है, इसलिए ए आई कंठ तालु दोनों से बोला जाता है। कंठ तालु दोनों उच्चारण स्थान इसमें आएंगे। नंबर 8 का आता है इसी प्रकार, ऐसे ही, क्योंकि संयुक्त व्यंजन पढ़ रहे हैं अभी हम, संयुक्त वर्ण पढ़ रहे हैं, तो संयुक्त वर्ण में यहाँ आ जाता है ओ और आउ। ओ दो तो, ए दे तो यानी ए आई, ओ दो तो यानी ओ आउ। अब ओ आउ देखिए किससे बनता है? हम जब संधि करते हैं तो क्या करते हैं कि कंठ और, यानी कि अ और उ, अ और उ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। संधि करते तब क्या करते हैं? गुण संधि कैसे होती है? अ ई तो ए बन जाता है, अ उ ओ बन जाता है, ये गुण हो गई है। तो ये क्या है? कंठ, और ये क्या है? ओष्ठ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या आएगा? कंठोष्टम, कि कंठ और होठों से इसको बोला जाता है ओ आउ। आपको याद रहेगा, यहाँ याद रह गया तो आप संधि आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमें स्वरों का मतलब पता है कि अ स्वर कहाँ से बोला जाता है, ई स्वर कहाँ से बोला जाता है, ऊ स्वर कहाँ से बोला जाता है, अ ई ऊ यही है, और री है ऋतु नाम मूर्धा में चला जाता है। लेकिन जो ये संयुक्त वर्ण आ गए हैं, ये संयुक्त स्वर आ गए हैं, इन संयुक्त स्वरों में जो स जाती है, ये ए दे तो कंठ तालु से बोलते हैं, ओ दो तो कंठोष्टम से बोला जाता है। ठीक है, अब आता है अब आता है नंबर 9 का, और लास्ट जो सूत्र है वो क्या है? सूत्र वकारस्य दंतोष्टम। अब वकारस्य आप कहेंगे, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा सेंटेंस है इसलिए बहुत सारे वर्ण होंगे। बहुत सारे वर्ण नहीं है बच्चों, केवल और केवल एक ही वर्ण है, और वो कौन सा वर्ण है? व। कौन सा वर्ण है? व। कि जो व है वो इकलौता एक ऐसा वर्ण है जो दांत और होठों से बोला जाता है, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, दांत और होठों से बोला जाता है। देखिए, बोल कर देखिए, व, कि हमारे जो दांत है वो होठों के ऊपर आते हैं, तब व का उच्चारण होता है। कई बच्चे क्या करते हैं? व को ब बोलते जाते हैं। एक बच्चा था, मैं पहले बहुत साल पहले पढ़ाती थी, तब मेरे पास पढ़ने आता था, तो वो बच्चा ऐसे कहता कि वैभव, उसका नाम वैभव था, तो जब भी मैं उससे नाम पूछती तो वो वैभव बोलता था, मेरा नाम वैभव है। अब वैभव नहीं, वह क्यों? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान गलत हो रहा था। जिस दिन वो अपने दांतों को होठों के ऊपर रख के फिर बोलने की कोशिश करता,
तो शायद हो सकता है उसका जो उच्चारण है वो सही हो जाता है, लेकिन उसने कोशिश नहीं की, उसने व कोई ब बोला है। कई बच्चे बोलते हैं व कोई ब बोल देते हैं, तो क्या हो जाता है वैभव। तो वैभव नहीं होता, वैभव होता है। तो वैभव बोलने के लिए हमें दंत औष्ठ उच्चारण स्थान का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं। तो ये बच्चों हमारे वकारस्य दंतोष्ठ भी हो गया है। तो देखिए हमने कौन कौन से उच्चारण स्थान पढ़ ले हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अकुह विसर्जनीयाम कंठा, इसमें आ क ख ग घ अह और विसर्ग आते हैं। दूसरा है हमारा इचुई शानम तालु, यानी कि ई का मतलब आ गया है कि स जाति वर्ण उसमें आ जाएगा कि ई च छ ज ज य श, ठीक है, ये तालु से बोले जाते हैं, हमारे ऊपर वाले भाग से बोले जाते हैं। नंबर 3 का आता है रिटुर शानाम मुर्दा के री छोटी री बड़ी री दोनों आएंगे और ट वर्ग पूरा आएगा, ट ठ ड ढ अण, और र आएगा और श षटकोण वाला आएगा। ये सब बोले जाते हैं मूर्धा से बोले जाते हैं। नंबर 4 का आएगा हमारा लितुल सानाम दंता। लितुल सानाम दंता का मतलब कि लिरी आएगा। लिरी क्या है, हमारा स्वर है, ये व्यंजन में नहीं आता है। फिर आएगा तू यानी त वर्ग में त थ द ध न ल आ गया और स आ गया। स ये वाला कौन सा है, तीसरे नंबर का स है। किससे बोले जाते हैं, दांत से बोले जाते हैं। नंबर 5 का आएगा हमारा उपपद्यमानिया नामोष्टो कि उ आएगा, उसके बाद में प वर्ग पूरा आएगा और ये किससे बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। नंबर 6 का जो हमारा उच्चारण स्थान आएगा इयमंगन नाना नाम नासिका कि ये जो सारे पंचाम अक्षर है जिन्हें बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन या नासिका व्यंजन बोलते हैं, ये किससे, और इनका जो एक सिंबल बनता है यानी कि जिनको किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो किससे बोले जाते हैं, नाक के द्वारा बोले जाते हैं। किसके द्वारा, नाक के द्वारा। अब चलते हैं नंबर 7 का ए दे तो कंठ तालु, ए आई किसके योग से बना है, अ और ई के योग से बना है, इसलिए अ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है, इसलिए ए आई कंठ तालु से बोला जाएगा। ओ दो तो कंठ औष्टम, ओ औ, अब ओ औ किससे बनता है, अ प्लस उ से बनता है, तो अ कंठ से बोला जाता है, उ ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये ओ औ कंठौष्टम से हो जाएगा। लास्ट वाला जो आता है हमारा सूत्र वो है वकारस्य दंतौष्टम। अब वकारस्य का मतलब क्या आता है, केवल और केवल व वर्ण है, और ये जो व वर्ण है वो किससे बोला जाता है, दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी लाइन दे दी है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि केवल एक ही वर्ण है, उन्हें पता ही नहीं होता वकारस्य होता क्या है। वकारस्य यानी कि वह जो वर्ण है वो दंत औष्ठ से बोला जाता है, 2 उच्चारण स्थानों के मिलने के बाद बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखिए आज हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों को पढ़ा है, वर्ण के प्रकार पढ़े हैं, वर्णों के प्रकार में जो वर्ण है हमारे कौन कौन से स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद पढ़े हैं, स्वर के भेद हमने ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों पढ़ लिए हैं। व्यंजन में हमने तीनों पढ़ लिए हैं जिसमें स्पर्श अंतस्थ और उष्मीय तीनों वर्ण आ गए हैं। उसके बाद हमने संयुक्त अक्षर पढ़ लिए हैं, संयुक्त अक्षर बहुत जरूरी है, संस्कृत हिंदी दोनों में आते हैं आपके लिए। उसके बाद हमने पढ़े हैं उच्चारण स्थान कि जो वर्ण हमने पढ़े हैं उनको कहाँ कहाँ से बोला जाता है। तो ये आप बोलोगे ना, क्योंकि आप उच्चारण स्थानों को याद रख लीजिए कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है और ओष्ठ होता है। उसके बाद में दंत औष्ठ होता है, कंठ तालु होता है और कंठ औष्ठ होता है। ये सारी चीज़ें याद हो गई। अब आपके पास जब भी क्वेश्चन आता है कि भाई फला जो कोई भी वर्ण दे दिया है, ये वर्ण कहाँ से बोला जाता है, आप उसको उच्चारण करिए और फिर आपको याद आएगा कि ये कौन सा उच्चारण स्थान है, आप पहचानते हो, आप उसका आंसर लिख सकते हो। तो ऐसे आपको पूरे वर्ण को समझना है। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से नया टॉपिक लेकर हाजिर होता है। तब तक के लिए थैंक यू।